we are going to start with the second thing, the second point, that is circular. कल हमने लेटर किया था. कोई इशू? स्टेप्स क्लियर हैं? प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और इंशाल्लाह होती जाएगी. अच्छा, सेकंड हमारे हमने 5 चीजों को जो कवर करना है. सेकंड हमारा है सर्कुलर. अब ये 2-3 इमेजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सर्कुलर की. रीजन ये कि अगेन जैसे मैंने फर्स्ट डे भी कहा था कि हम सिर्फ पढ़ाई ये सब्जेक्ट अपना पेपर के लिए नहीं, आप लोग जब आर्टिकल शुरू करोगे तो उसके लिए भी ये काम आएगा. तो इस वजह से मैंने 2 आपके साथ शेयर किए हैं सर्कुलर के इमेजेस, और दोनों ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ही समझ लो या पाकिस्तानी ही फॉर्मेट को माइंड में रखते हुए बने हुए हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि 2 डिफरेंट अलग तरीके के फॉर्मेट भी होते हैं. हम पेपर के लिए फॉलो करेंगे लेकिन पाकिस्तान में डिफरेंट भी फॉर्मेट जो है वो सर्कुलर के यूज होते हैं, ताकि आपको पता हो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां बाय चांस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहां आईकैप का फॉलो नहीं करते, वो गवर्नमेंट वाला फॉलो करते हैं, तो आपको वो फॉर्मेट भी पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कोई है. बाद में उसको दोबारा रेकी कर लो कि वो क्या है, अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए. पहला जो इमेज मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान का है, यानी कि पाकिस्तान सर्कुलर है. सर्कुलर होता क्या है वो अभी हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ इमेज को जरा देखो कि ये क्या चीज है. पीस ऑफ राइटिंग ही है ऑब्वियसली. एक सेंडर है, रिसीवर है, किसी को कोशिश की जा रही है. इसमें अगर आप देख रहे हो तो राइट हैंड साइड पे डेट लिखी हुई है, राइट हैंड साइड के ऊपर सिग्नेचर और डेजिग्नेशन मेंशन की हुई है. ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, लेकिन लेफ्ट वाला मांग रहे हैं तो अगले पेज के ऊपर वही इमेज मैंने आईकैप वालों की जो बुक में दिया हुआ है सर्कुलर का, वो मैंने शेयर किया हुआ. लेकिन यहाँ मैंने जान के ये शेयर किया, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही सर्कुलर नहीं है. जैसे कल भी मैंने कहा था कि लेटर का एक फॉर्मेट नहीं होता. फुल ब्लॉक फॉर्मेट वो है जिसमें सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं. आईकैप ने वो मांगा है तो हम वो करेंगे, लेकिन बाकी भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, जिसमें हम ये राइट हैंड साइड पे डेट लिखते हैं और नीचे राइट हैंड साइड पे ही हम अपना नाम और साइन वगैरह करते हैं, रिगार्ड्स लिखते हैं जब हम अपना लेटर लिख रहे होते हैं. इसमें भी पैराग्राफिंग आप देखो हुई भी है. फर्स्ट पैराग्राफ, फिर एक थोड़ी सी लाइन छुटी हुई है, और सेकंड पैराग्राफ. तो मेन चीजें इसमें वही है. डेट है, हेडर है, अपना रेफरेंस नंबर अगर आपने डालना है तो आप डालोगे, और आपका पैराग्राफिंग यहाँ भी हुई हुई है, एंडिंग यहाँ भी हुई हुई है. बेसिक चीजें वही हैं. स्टार्ट करोगे, मिडल लिखोगे, एंड करोगे, डेट भी लिखोगे. फॉर्मेट डिफर कर सकता है कि किसी में आप राइट साइड पे लिखोगे, किसी में आप लेफ्ट साइड पे लिखोगे. बेसिक चीजें जुलती हैं. ये आईकैप वालों का आपके बुक में जो इमेज है वो मैंने स्क्रीनशॉट उसका लिया हुआ है. उसमें आप देख लो हेडर उन्होंने बना, सर्कुलर लेटर भी लिखा हुआ है, जो कि पिछले वाले इमेज में भी था. मिडिल में सर्कुलर लेटर आपने मेंशन करना होता है. लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने सारी चीजें आपको दी हुई है, क्योंकि वो अगेन लेफ्ट साइड वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं. डेट उन्होंने दी हुई है, डेट पीछे वाले में भी थी. रेफरेंस नंबर उन्होंने दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर पिछले वाले में भी था. मुखातिब किसको कर रहे हो वो भी वहां पिछले वाले में था. और पैराग्राफिंग इसमें भी हुई हुई है. सिग्नेचर उस इंसान की डेजिग्नेशन पिछले वाले में भी थी, यहाँ भी मेंशन है. वहां मेरे ख्याल से डेप्यूटी रजिस्ट्रार थे, इसके अंदर जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है. एक चीज आप अगर नोट करियो, सिग्नेचर है और इंसान की पोजीशन का नाम लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन का, बंदे का नाम नहीं है ना इसमें ना इसमें. तो यूजुअली सर्कुलर्स के अंदर सिग्नेचर और डेजिग्नेशन लिखी जाती है, नाम नहीं लिखते. इसको क्या कहते हैं कॉपी टू को, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. हाँ, इधर एड्रेस आप नहीं लिखोगे, इधर उन्होंने इधर ऊपर मेंशन कर दिया ना, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लिखा. इधर आप सिर्फ मुखातिब करते हो कि जिनको आप ये सर्कुलर सेंड कर रहे होते हो. अब सर्कुलर होता क्या है इसके ऊपर आते हैं. एक और ये मैंने शेयर किया था आप लोगों का, बुक में से ही है. हाँ, ये भी आप लोगों की बुक में से ही है या टीचर्स बुक में से होगा. पेज 27 देखिएगा. ये मुझे याद नहीं है कि टीचर बुक में से है कि स्टूडेंट्स बुक में से है.
आप लोगों में नहीं है, फिर टीचर्स वाली बुक में से होगा, तो वो मैंने इस वजह से एक और शेयर किया था। है ये आईकैप का ही, नीचे भी आप देख रहे हो कि वो आईकैप का ही सारा मेंशन किया हुआ है। इसमें भी आप देख रहे हो हेड दिया हुआ है, इसमें लोगो दिया हुआ था, वो काला काला ब्लैक, इसमें बगैर लोगों के दे दिया है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एज लॉन्ग एज हम अपना हेडर बना रहे हैं। किसी का नहीं है लोगो, किसी ने नहीं डालना अपनी कंपनी का लोगो, तो आपने फोन नंबर दे देना है, ईमेल, कोई भी आपका बेसिक कांटेक्ट आप यहाँ दे दोगे, और आप रेफरेंस नंबर दोगे, डेट दोगे, जिसको एड्रेस कर रहे हो वो करोगे, लाइन होगी, जिनको मुखातिब कर रहे हो वो होगा, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, एटलीस्ट ये दो चीजें तो आपकी होती ही हैं। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा सर्कुलर है, ये 2 पेजेस के ऊपर तक या एक 1 फुल पेज के ऊपर जाएगा। इसमें भी आप देख रहे हो योर सिंसियरली और जनरल मैनेजर है, बीच में सिग्नेचर की जगह है, यहाँ भी नाम मेंशन नहीं है। एक और चीज नोटिस करना कि कुछ चीजें इसके अंदर हमने बुलेट पॉइंट्स में या 1-2 में लिखी हुई है, इसमें उन्होंने 1-2 में लिखी हुई है, और जो पीछे वाला आई कैप है इसमें उन्होंने बुलेट है। तो सर्टेन चीजें जो मेन चीजें होती हैं जिनके ऊपर हम सर्कुलर लिख रहे होते हैं, तो वो अगर हम चाहें तो बुलेट पॉइंट्स में 1-2-3 कर कर, एबीसी कर कर, रोमन 1-2-3 डालकर हम हाईलाइट करके थोड़ा सा उसको वैसे भी मेंशन कर सकते हैं। नहीं चाहते हो इस तरह करना, लाजमी नहीं होता, उसको भी पैराग्राफ में ही मेंशन कर सकते हो आप। तो ये तो इम्पोर्टेंस देने के लिए, क्योंकि हमारा ये मेन पर्पस है लेटर सर्कुलर करने का, लिखने का, तो इसलिए उसको थोड़ी सी हम इम्पोर्टेंस देते हुए पैराग्राफ में नहीं डालते, बुलेट पॉइंट्स या एबीसी या 1-2-3 में करके डाल देते। लेकिन आप उसको बाय ऑल मींस इस इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हो। तो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि आपने बुलेट पॉइंट्स में ही जो है या नंबरिंग में ही मेन चीजों को मेंशन करना है। अब सर्कुलर को क्या है, और फिर उसके बाद पिछले वाले सर्कुलर्स को हम पढ़ भी लेंगे, या वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी कि दोनों सर्कुलर्स को आप लोग पढ़ो। स्लाइड्स ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर्ड है। सर्कुलर लेटर इज वन ऑफ द ओल्ड ऑफ लेटर्स, बहुत पुराने जमाने में इस्तेमाल होता था, अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज किया जाता है। डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो सकता है ना भी यूज होता है, हो सकता है कि ये यूज होता भी हो। बेसिकली सर्कुलर हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमने मास कम्युनिकेशन करनी होती है, बहुत सारे लोगों को कोई बात कन्वे करनी होती है, तो इस वजह से। अब जैसे नोटिस बोर्ड होता है ना, अब नोटिस बोर्ड यूजुअली होता है कि जिस भी कॉलेज स्कूल में लगा हो, तो एक आपको पता होता है कि कम से कम 2 दिन बाद 3 दिन बाद नोटिस बोर्ड के ऊपर कि शायद कोई एडमिन की तरफ से जो है ना कोई नई अनाउंसमेंट आई हुई हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच एंड एवरी क्लास और ईच एंड एवरी टीचर कि जी ये बच्चों को बता दीजिएगा, ये क्लास के अंदर अनाउंसमेंट करें, तो कोई ऐसी चीजें होती है कि नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाती है, पता होता है टीचर्स भी, स्टाफ भी और बच्चे भी जो हैं वो पढ़ लेंगे। और अगर छोटे बच्चे स्कूल हैं तो टीचर्स पढ़ लेंगी या पढ़ लेंगे, के बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट दे देंगे। तो नोटिस पीरियड ऐसा होता है कि आप एक जगह कोई चीज को जो वो लगा देती हो ताकि सब लोग पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ लें, रादर देन एक एक इंसान के पास या एक एक क्लासरूम में जाके आप वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो सर्कुलर भी कुछ इस तरह का है कि जब आपने मास कम्युनिकेशन करनी होती है, बहुत सारे लोगों को एड्रेस करना होता है, या बहुत सारे लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन होती है या इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो फिर हम सर्कुलर का इस्तेमाल करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या सर्कुलेट किए जाते हैं सर्कुलर्स जो होते हैं। लेटर और सर्कुलर या ईमेल में यही ज्यादा फर्क है कि आपके मास कम्युनिकेशन के लिए सर्कुलर का यूज किया जाता है या किया जाता था पहले। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यहाँ लिखा, किसको ये दो वर्ड समझ में आ रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन? हाँ जी, गुड है। और एक्सटर्नल होगी, गुड हो गया। इंटरनल से ही आइडिया हो जाता है समथिंग दैट इज इनर, अंदरूनी। इंटरनल कम्युनिकेशन वो होती है आपकी जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर करते हो। मैं भी यहाँ काम करती हूँ, आप भी यहाँ काम करते हो, ये भी यहाँ काम करते हैं, तो जो हमारे दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगी। अब ये किसी और कॉलेज में काम करते हैं, अब इनके साथ हमने अगर मीटिंग करनी है तो वो हमारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो जाएगी। ये टीम किसी और कॉलेज में है, ये किसी और कॉलेज में, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो सर्कुलर्स जो है वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी यूज होते हैं, कि अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर एग्जांपल हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10,000 लोग काम करते हैं,
5,000 लोग काम करते हैं, 2,000 लोग काम करते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो अब एक एक को जाके इन्फॉर्मेशन नहीं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर हम सर्कुलर का सहारा लेते हैं और वो पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स या सीनियर्स को वो सर्कुलेट कर दिया जाता है कि भी अब आप लोग जो होना जाके अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इस अनाउंसमेंट को डिस्क्लोज कर दें या इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, रादर देन कि हम लिटरली या हमारा कोई हेड ऑफिस का नुमाइंदा एक एक डिपार्टमेंट के अंदर जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इंटरनली भी हो सकती है और ये एक्सटर्नली भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल है सर्कुलर का, अब ये मुझे बताना पढ़ने के बाद कि ये इंटरनल का लग रहा है कि एक्सटर्नल का लग रहा है। इंटरनल, गुड है। और दूसरा ये कि अब रादर देन कि एक एक बंदे के पास जाएं, फॉर एग्जाम्पल से लेकर जो सीनियर बंदा है कि जी ड्रेस कोड ये हो जाएगा, ड्रेस कोड ये हो जाएगा, ड्रेस कोड ये हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में जब हमने बहुत सारे लोगों को सेम इंफॉर्मेशन देनी है, उनकी नॉलेज में कोई बात लेके आनी है, तो फिर हम सर्कुलर को यूज करते हैं। सर्कुलर भी पीस ऑफ राइटिंग ही है ना, लेटर की तरह और ईमेल की तरह, तो इसके अंदर भी वही राइटिंग वाले प्रोसेस इस्तेमाल होंगे। तो इन स्लाइड्स को हम बड़ा जल्दी जल्दी गुजार लेके चलेंगे कि सर्कुलर लिखते वक्त भी हमने पर्पस को माइंड में रखा, मैं क्यों लिख रहा हूँ, रीजन मेरा क्या है, रिसीवर्स मेरे कौन होने वाले हैं, मेरा कंटेंट कैसा होएगा, मैं किस जरिए से अपना सर्कुलर को जो हूँ वो डिस्ट्रीब्यूट या सर्कुलेट करूंगा। आउटलाइन आपने बनानी है, इसके ऊपर भी आइडिएशन आपने करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपनी नोट डाउन करनी है अपने पॉइंट्स को, उसी उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आपने पैराग्राफिंग करनी है। जैसे लेटर में कर रहे थे, कोई चीज ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर ना हो जाए, ग्रामर को ध्यान में रखना है। वही रफ ड्राफ्ट पहले बनाओगे, फिर उसकी रिविजन करोगे जो हमने लेटर में करनी थी। हर पीस ऑफ राइटिंग के लिए वो राइटिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करना, कि मेरा फ्लो ठीक है, कंसाइज है, इनकम्प्लीट तो नहीं है, करेक्ट है, ग्रामर वाइज करेक्ट है, जो मैं बात कन्वे करना चाह रहा था वो मैंने रूडली कर्टियस तरीके से की है, मतलब ओपन अल्फाजों में की है, या कोई ऐसे ढके छुपे अल्फाज है कि पढ़ने वाले को कंफ्यूजन होगी, क्लैरिटी, वो कुछ समझ लेगा, मैं कुछ लिखना चाह रहा था, तो वो 7 C's को भी अगेन आपने माइंड में रखना है। इम्पैक्ट होगा, असर होगा उस सर्कुलर के कि नहीं, रिव्यू में वही आर्म्स और कप्स का आमदे यूज करके जो है वो आप अपने काम को रिव्यू करोगे। बेसिक स्ट्रक्चर आपका वही 3 वाला होता है, ओपनिंग होगी, मिडिल होगा और एंडिंग होगी। राइटिंग कि क्यों आपका ये सर्कुलर जो है ना वो लिखा जा रहा है। कभी कभी आप किसी कम्युनिकेशन को जो पहले आपके साथ कोई बातचीत हुई भी हो, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, तो उसके जवाब में जो है ना वो आप किसी को थैंक यू कर रहे होते हैं, या किसी जवाब में भी आप अपना सर्कुलर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो वो मल्टीपल रीजंस होते हैं आपके, लेकिन उसकी ओपनिंग जरूर होगी। मिडिल सेक्शन के अंदर आप वो डिटेल्स तो बताओगे कि कंटेंट में डिटेल या एक्सप्लेनेशन दोगे कि किस वजह से हम ये सर्कुलर को लिख रहे हैं या लिखा जा रहा है, और फिर आपकी क्लोजिंग होगी। ये 3 जो स्टेप्स हैं वो हमारी लाइफ में भी होते हैं, तो हमारी पीस ऑफ कम्युनिकेशन में भी होने चाहिए, वेदर इट्स स्पोकन और इट्स रिटन। अच्छा, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सर्कुलर? ये 2 पता है मैंने क्यों डाले circular? आप लोग इनफैक्ट 3 ये तो डाले थे इसलिए ताकि आपको पता हो कि फॉर्मेट डिफरेंट होता है। आईकेआर के भी मैंने 2 इस वजह से डाले उनकी बुक के कि स्टूडेंट्स की बुक में उन्होंने छोटा सा दिया हुआ है, तो सर्कुलर छोटे भी होते हैं, और टीचर बुक में उन्होंने दिया हुआ है सर्कुलर बड़े भी होते हैं, ताकि बच्चों को टीचर्स बताएं कि सर्कुलर का लिमिटेशन नहीं होती है कि 100 वर्ड का होगा, 50 का होगा, वो छोटा भी हो सकता है, और वो अगर सिचुएशन ऐसी है लंबा चौड़ा भी आपका सर्कुलर हो सकता है। तो कीप इन माइंड कि एक्चुअल लाइफ के अंदर रियलिटी में जब आप लिखने बैठोगे, अगर आपको लिखने को कहा गया है या आप रिसीव करते हो सर्कुलर को, तो वो छोटा भी हो सकता है लेंथ में और वो लंबा भी हो सकता है। एज फार एज आवर पेपर इज कंसर्न, उसके लिए आपको 150 वर्ड्स अपना सर्कुलर को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि लेटर, ईमेल, सर्कुलर, मेमो या मेमो रिपोर्ट, ये पांचों में से कोई एक वो सवाल देंगे, और उस सवाल का जो रिक्वायरमेंट है वो 150 वर्ड्स। तब हम चाहे ईमेल लिख लें, चाहे लेटर लिख लें, चाहे मेमो रिपोर्ट लिख लें, चाहे मेमो लिख लें, चाहे ये ऐसा सर्कुलर लिख लें, हमने 150 वर्ड्स के लिमिट में रहना। लेकिन रियल लाइफ में छोटे बड़े
सेम इज द केस विद ईमेल, सेम इज द केस विद लेटर, सेम इज द केस विद रिपोर्ट वगैरह, मेमो भी। वो उसकी नौयत डिफॉल्ट छोटी होती है साइज में, लेकिन वो कभी कभी लंबे भी हो सकते हैं। तो वो लिमिटेड वर्ड्स नहीं आपकी पीस ऑफ राइटिंग में होते प्रोफेशनली। कंसाइज रखना है, यस। इसका ये मतलब ना समझना कि ये दो दो पेजेस का जो किसी ने ये तो उसने कंसाइजनेस को माइंड में नहीं रखा होगा। उसने भी कंसाइजनेस को माइंड में रखा होगा कि कहीं मैं ये 2 पेज जो मैंने बनाए या 1.5 पेज मैंने बनाया, कहीं मैं 2.5 पेज पे तो नहीं जा रहा उसको लेकर। जो मेरी लिमिटेशन मैंने अपने आप को दी हुई थी उसी के अंदर मैंने रहना है। एक ने लिमिटेशन दी हुई थी आधे पेज की, एक ने लिमिटेशन दी हुई थी 1 पेज की या 1.25 पेज की या 1.5 पेज की। तो वो आपने अपनी लिमिट कंसाइज भी वही रखना है। ये नहीं नंबर ऑफ वर्ड ज्यादा है तो जो मर्जी यार लिख लो, इररेलेवेंट चीजें डाल दो, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर दो। वो आपने आउटलाइन को माइंड में रखते हुए ही अपने पीस ऑफ राइटिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, वेदर इट्स शॉर्ट और वेदर इट्स लेंथी। ऑनलाइन स्टूडेंट से बात आ रही है सही? गुड। जैनब थैंक यू। इंटरनल बाकी बच्चे किधर हैं? हादिया एंड उस्मान। कोई कंफ्यूजन सर्कुलर को लेकर? प्रैक्टिस तो हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नो, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट? देखिए ये जो टॉपिक है ना हमारा, जो एग्जाम्पल वाला, किसी दिन इसके ऊपर आप लोगों को मैं सर्कुलर दूंगी भी लिखने के लिए इधर। नेक्स्ट इज अवर मेमो या मेमोरेंडम। फुल नेम मेमो उसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके थैंक यू। इसके भी मैंने 2-3 इमेजेस आपके साथ शेयर किए हैं। ओके ये 2 इमेजेस आपके सामने ओपन है। एक में आप देख रहे हो लोगो है और ऊपर हेडर है, और एक में नहीं है। दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं। हेडर डाले तो भी ओके, हेडर नहीं डालते हो तो भी ओके, डिपेंडिंग अपॉन आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उनके पॉलिसी या उनका रूल क्या है या उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वेदर दे वांट द लोगो टू बी एडेड इन एवरी मेमो, या वो लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सिर्फ मेमोरेंडम या मेमो का वर्ड लिखकर स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट हैपेंड? सेल फोन तो नहीं गिरा किसी? अच्छा जी, जैसे हमने सर्कुलर लेटर में हेडिंग देते हैं, मिडिल की 2 वर्ड्स लिखते हैं, इसी तरह जब हम मेमो लिख रहे होते हैं तो आइदर मेमो या मेमोरेंडम का वर्ड आपने मिडिल में लिखना होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेमोरेंडम, हेडर नहीं है इसमें, उन्होंने हेडर भी दिया हुआ है, मेमो का वर्ड भी लिखा हुआ है। अब जो बेसिक फॉर्मेट है आपका मेमो का, जिसमें से हम कोई चीज माइनस नहीं कर सकते हैं, और अगर करेंगे तो मार्क्स हमारे कटेंगे, या अगर करोगे तो बहुत सी डांट पिट जाएगी, वो है टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, जो कि यहाँ मेंशन है। इधर हम सीसी के ऊपर अभी आते हैं, इसको देखो, टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट। आपका ये डेट, टू, फ्रॉम और सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये चारों चीजें रहनी है और सब्जेक्ट एंड में आना है। ये जो डेट है उसको आप ऊपर भी लेके जा सकते हो, डेट को ऊपर कर दिया, नीचे आपने टू फ्रॉम कर दिया और फिर सब्जेक्ट कर दो, या टू फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट कर दो, लेकिन सब्जेक्ट एंड में आएगा। और ये चारों चीजें के बगैर हमारा मेमो कंप्लीट नहीं होता। ये चीज एक पॉइंट मेन क्लियर है? गुड हो गया। दूसरा मेन पॉइंट, अब आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख रहे हो, कौन कौन बच्चे ईमेल करते रहे हैं या ईमेल का उनको आइडिया, सीसी का आइडिया है? कार्बन कॉपी होती है। कार्बन कॉपी वैसे क्या होती है, फॉरगेट अबाउट मेमो या ईमेल की। कार्बन कॉपी कभी सुना है, कभी देखा है? वो जो ब्लू कलर का पेपर टाइप चीज होती है ना, रसीद के अंदर हम रखते हैं। क्यों करते हैं? कि जो हम ऊपर रसीद में लिख रहे हैं वो हमारा जो नेक्स्ट पेपर है, जो शॉपकीपर है, उसके रिकॉर्ड रहे। तो इट मीन्स कि व्हाटएवर दैट पर्सन इज राइटिंग ऑन आवर रसीद, वो नीचे उसी का एज इट इज जा रहा है। एक डॉट भी अगर वो लिखेंगे तो वो नीचे वाले पेपर पे जाएगा, तो एज इट इज चीज जारी होती है, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा होता। जिस वक्त वो जो चीज ऊपर लिख रहा है वही चीज नीचे जा रही है। तो सीसी का मतलब है कि कार्बन कॉपी, आप ये वाला मेमो जो है, एक इंसान दूसरे इंसान को, दूसरे डिपार्टमेंट को भेज रहा है,
लेकिन साथ में किसी तीसरे को भी ये भेजना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बॉस हूँ, आप दोनों कम्युनिकेट कर रहे हो आपस में, आप एक टीम को लीड कर रहे हो, आप एक टीम को लीड कर रहे हो, लेकिन हमारी ऑफिस की पॉलिसी ये है कि मैं बॉस हूँ या मैं टीम लीडर हूँ या मैं सीनियर हूँ, तो मुझे आपने भेजनी ही भेजना है इस मेमो को। आपस में जो भी बातचीत कर रहे हो मेरी नॉलेज में होना चाहिए, इसको को लूप में रखना। तो अगर आपने किसी को लूप में रखना है, तो मुझे अगर लूप में रख रहे हो तो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, मेरा एज सच आपके उस काम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आप दोनों क्या काम कर रहे हो, क्योंकि आप लोग मेरे डिपार्टमेंट के हो। मैं उस प्रोजेक्ट में आपके साथ नहीं हूँ, बट आई शुड नो कि हो क्या रहा है मेरी टीम के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हेड कर रही हूँ उसको। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर आप अगले या अगले डिपार्टमेंट को सीसी रखते हो, कार्बन कॉपी भेजते हो उस किसी एक तीसरे बंदे को। कम्युनिकेशन हो रही होती है टू और फ्रॉम के बीच में, और सीसी जो है उसको सिर्फ लूप में रखने के लिए उसको ऐड किया जाता है। इधर तक क्लियर है? टू का मतलब जिसको भेजा जा रहा है, और फ्रॉम जो मेमो भेज रहा है। कम्युनिकेशन असल में इन दोनों के दरमियान हो रही है, एक सेंडर है। सिर्फ सीसी वो बंदा है या डिपार्टमेंट होगा जिसको आपने लूप में रखना है, ताकि कल को कोई बातचीत हो तो हाँ मैं ये कह सकूं कि जी मुझे पता था कि इन लोगों ने ये कम्युनिकेशन की है, मेरी इजाजत से की थी, या मुझे पता था। अगर कोई गड़बड़ होती तो मैं उस वक्त ही उनको रोक देती कि भाई ये काम मत करें, या ओके कर देती। तो आई हैड दैट नॉलेज, तो वट एवर दे हैव डन, मुझे इस चीज की नॉलेज थी, ताकि काम होते हैं वो भी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमने किसी सीनियर को जो है वो साथ में रखा हुआ है, लूप में रखा हुआ है, कल को ऊपर नीचे बात हो या हमसे ही कोई कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो रही है तो वो फोर्स ही कर ले फौरन ही। मैं जो अगर कोई चीज देखेगा वो सीसी वाला बंदा जो है कि कोई चीज गड़बड़ हो रही है या ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो वो उस कम्युनिकेटर जो भी होगा जिसने भेजा होगा और रिसीव किया होगा, उन दोनों को कहेंगे कि अभी यह काम नहीं कर, ये चीज इसके अंदर चेंज करो, तो फिर उसका काम करो। ये इस वजह से सीसी में रखा जाता है। तो ये ऑप्शनल है, सीसी के ऊपर स्टार डाल दो या ब्रैकेट में लिख दो ऑप्शनल। एज फार एज पेपर इज कंसर्न, अगर आपके पेपर में मेंशन हो कि जी फॉर एग्जांपल सादिया शेख जो है वो दानिश महमूद को जो है वो मेमो लिखें और साथ में जो है ना वो फरहान खान को भी लिखें, तो आपने सीसी रखना है। वरना अगर सिर्फ कहा है कि एक रिसीवर और एक सेंडर है, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे, टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट। कोई सीसी मांगा ही नहीं है तो हम सीसी देंगे ही नहीं। इधर तक क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? मेमो सबसे इजी होता है वैसे, लेस कंफ्यूजिंग, फॉर्मेट भी सिर्फ 4 चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज अगर आप तो कि इसकी कोई फॉर्मल एंडिंग नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई नाम नहीं है, ऐसे ही आप अपना पैराग्राफ को अब्रप्टली एंड करते हो। ज्यादा से ज्यादा व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट द वर्ड रिगार्ड्स और यू कैन राइट द वर्ड थैंक्स, दैट इज प्रोबेबली रिटन इन वन ऑफ द मेमोज इन योर बुक। उसमें नो साइन, नो डेजिग्नेशन, नो फुल नेम रिक्वायर्ड। आप कौन भेज रहा है वो आप ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो, किसको भेज रहे हो वो आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हो। तो अगर तो लेटर और ईमेल और सर्कुलर और मेमो सारे एक जैसे फॉर्मेट फॉलो करें, तो फिर उन्हें डिफरेंस क्या नजर आए? तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए उनके फॉर्मेट को डिफरेंस आ गया है। ऐसे में आप नीचे कोई साइन नहीं करोगे और कोई फुल नेम नहीं दिया जाएगा और कोई डेजिग्नेशन मेंशन नहीं होगी। क्लियर है? इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि किसी वजह से कभी कभी मेमोस के अंदर सिग्नेचर की जरूरत पड़ जाती है। वो ऐसी सिचुएशन में पड़ जाती है कि जब आपको किसी इंपॉर्टेंट काम की अप्रूवल की जरूरत हो, कोई ऑथेंटिसिटी की जरूरत हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट से या आईटी डिपार्टमेंट फाइनेंस या अकाउंट डिपार्टमेंट से कह रहा है कि जब हमें 5 लाख रुपए दे दो, हमने जो है ना लैब के अंदर कंप्यूटर्स लगाने हैं या एसीज लगाने हैं या कुछ है, तो ऐसी सिचुएशन में खान की ऑथराइजेशन की जरूरत होगी, वरना अकाउंट डिपार्टमेंट मुंह उठाकर नहीं दे सकता उनको कि जी आपने मांगा और हमने आपको दे दिया। अगर सेंडर का जो एक तो सीनियर बंदा वो मांगेंगे पैसे और उनका साइन होना जरूरी है, वरना ऑथेंटिसिटी मेरे पास है कि मैं सिर्फ मांग सकती हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट से, मेरे बिहाफ पे आपने टाइप करके दे दिया, तो अकाउंट डिपार्टमेंट कैसे मानेगा कि ये सादिया शेख ने लिखा था कि जी फहमीदा ने भेज दिया था? तो वो तो फहमीदा के कहने पे समझेंगे कि सादिया शेख ऑथराइज्ड है। तो मेरा साइन जब तक नहीं होएगा तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट को 5 लाख रुपए किसी को भी नहीं देंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सिग्नेचर की जरूरत होती है, तो सिग्नेचर भी आपका ऑप्शनल होता है। वरना नॉर्मल सिचुएशन में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, दे रहे हो, को बातचीत कर रहे हो, कोई
की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। क्लियर है कि बात? गुड। हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे इधर कि एक नॉर्मल वाला मेमो और एक कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसमें वाकई कोई ऐसी अप्रूवल की जरूरत होगी, तो ताकि हम चेक कर लें कि बच्चों को वो चीज याद थी कि उन्होंने सिग्नेचर लगा करना है या नहीं करना। डेट का बेटा वही चीज है कि आपने फुल फॉर्म में लिखनी है, जैसे कहते हैं ब्रिटिश लिख लो तो भी ओके, अमेरिकन लिख लो तो भी ओके, एज फार एज आप कंप्लीट लिख रहे हो। एक चीज मैं आप लोगों को कल लेटर में बताना ये भूल गई थी कि जब आप लेटर के बॉडी पैराग्राफ में भी अगर डेट्स मेंशन कर रहे हो कि जी फॉर एग्जांपल छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो तो मुझे इस दिन से इस दिन तक की छुट्टी चाहिए, तो वहां भी अगर लिख रहे हो फॉर 2 जनवरी से मुझे 15 जनवरी तक छुट्टी चाहिए, तो वहां JAN नहीं लिखोगे, उधर भी पूरा जनवरी लिखोगे विद अ कैपिटल J। सिर्फ इधर नहीं है कि डेट में हमने अप्रैल पूरा लिखना है, मिडिल सेक्शन के भी अंदर आपने अप्रैल पूरा लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल में आप APR भी लिख दोगे तो चलेगा, JAN भी लिख दोगे क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। फॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर आप हमेशा अपना फुल फॉर्म ऑफ द मंथ लिखते हो, चाहे वो स्टार्ट में डेट वाला हो चाहे मिडिल सेक्शन में हो। इधर भी आप देखो जनवरी पूरा लिखा हुआ अगर नजर आ रहा है तो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग January 1, तो वो जनवरी उन्होंने पूरा लिखा हुआ, JAN यहाँ नहीं लिखा हुआ। इट इज ऑफन रिटन फ्रॉम 1 to all, ऑफन, हमेशा नहीं। ज्यादातर जो मेमो होता है वो एक इंसान या एक डिपार्टमेंट की तरफ से दूसरे ज्यादातर लोगों के लिए होता है, यानी कि रिसीवर जो होता है रिसीविंग एंड के ऊपर एक से हो सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक इंसान डिपार्टमेंट को मुखातिब कर रहा होता है या एक डिपार्टमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मुखातिब कर रहा होता है, तो यूजुअली ऐसा कहलाता है कि वो 1 to all होता है। देने सेंड करने वाला एक होगा और रिसीवर जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। ऑफन, नॉट ऑलवेज, अक्सर की बात हो रही है। मेमोज को यूज क्यों करते हैं? प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपके पास रिटन में कोई ना कोई एक सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर कोई ना कोई चीज रहती है। कभी कभी कंफर्म ओरल डिस्कशंस को भी कंफर्म करना होता है कि जो हमारी हुई थी उनके मेमोज जो हैं वो मेमो की शक्ल में उसको एक डॉक्यूमेंटेशन आप बना दो। हर दफा जो भी मीटिंग्स होती हैं वो रिपोर्ट की शक्ल में नहीं बनती, कभी कभी मेमो मेमो बनता है और वो कहते हैं कि भाई बाकी लोगों के साथ जो है ना वो उसको डिस्ट्रीब्यूट आप कर दो। क्योंकि कम लोग हैं तो इस वजह से हमें सर्कुलर की जरूरत नहीं है, मेमोज के थ्रू ही आप वो कर सकते हो। सीक असिस्टेंस एंड पे ग्रेटिट्यूड फॉर, कभी कभी आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि IT डिपार्टमेंट है किसी कंपनी का, तो वो ये कहेंगे कि जी हमारा जो मदरबोर्ड्स है वो थोड़े से खराब हो गए हैं, तो हमें किसी की असिस्टेंस की जरूरत है, तो काइंडली किसी को अलॉट कर दें कि वो आकर, या कोई ट्रेनी आए हैं हमारे नए, तो कुछ इस तरह का IT का डिपार्टमेंट से हमें बंदा कोई कि जो उन ट्रेनीज को जो है वो ओवरसी कर सके। तो किसी किस्म की आपको कभी हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, किसी डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप इंटरनल कम्युनिकेशन में मेमो सेंड करते हो। या कभी ऐसा होता है कि कोई फॉर एग्जांपल रिटायर हो रहा है वो बंदा, ठीक है, या किसी बहुत ही अच्छे पोजीशन हायरिंग किया है आपने, किसी ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है या बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड की है कंपनी को, तो उनको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए, यानी कि उनको सराहने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए भी मेमोज सर्कुलेट किए जाते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन में। कोई जा रहा होता है, फेयरवेल उनका होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनाउंस करने के लिए भी कि जी ये साहब या साहिबा रिटायर है, तो हमने फलाने दिन को जो है ना उनका लंच रखा हुआ है और हम उनकी जो सर्विसेज को अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑल दैट। तो ऐसी सिचुएशन में भी मेमोज जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, नॉट लिटरली रिलेटेड टू वर्क पर्पस ओनली। ज्यादातर काम के सिलसिले में ही होते हैं, लेकिन उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट भी होती है कि किसी और जो है ना तरीकों के लिए एक्सचेंज करते हो। कभी प्रोग्रेस रिपोर्ट एक बंदे को देनी हो या एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को देनी हो, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके मेमोज होते हैं। एक्सक्यूज मी। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन और अप्रूवल, जिसकी तो मैंने बात की थी कि अगर किसी को अप्रूवल चाहिए कि हमें इतने पैसे चाहिए या हमें जो है वो
परमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी टीम जो है ना वो बड़ा अच्छा उसने काम किया था, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारी टीम को आप 4 दिन की छुट्टी के ऊपर मरी भेज दें, तो आप लोगों की तरफ से परमिशन चाहिए या अप्रूवल चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में होता है भाई मैं टीम लीडर हूँ, हमारे टीम मेंबर्स ने बहुत अच्छा काम किया, मैं अपने सीनियर को लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ कि जी मतलब उनकी हौसला अफजाई के लिए अगर 4 दिन की उनकी छुट्टी मिल जाए तो उनको हम मरी ले जाते हैं, या चलो कहीं मरी नहीं तो छांगा मंगई ले जाते हैं अगर लाहौर में। तो वो काइंड ऑफ अप्रूवल या परमिशन के लिए भी भेजा जाता है। अच्छा जी, पर्पस प्राइमरीली पर्पस मेमो का होता है टू इन्फॉर्म, बट इट इज ओकेजनली इंक्लूड्स एन एलिमेंट ऑफ परसुएशन और कॉल फॉर। अब जैसे ये रिक्वेस्ट वाला है, आप उनको एक काइंड ऑफ कायल करने की कोशिश कर रहे हो ना, मेरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया था, इतना फायदा दिया था, हमारा ये था, दिन रात मेहनत की थी, तो इस चीज की इजाजत दे दे, बच्चों को जा लेने दे। तो क्या हुआ, काइंड ऑफ आप उनको परसुएड भी कर रहे हो, कन्विंस भी कर रहे हो, और उनको चाह रहे हो कि भाई इजाजत दे दो। तो कॉल फॉर एक्शन भी साथ में आपकी हो रही है। तो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन देने देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके साइड में भी अपने डिफरेंट पर्पसेस होते हैं मेमोज के। फॉर्मेट पे भी हमने बात, सेंडर रिसीवर डेट सब्जेक्ट सीसी ऑप्शनल है। सब्जेक्ट के अंदर लेटर की तरह आप अपना मिनिमम करके पर्पस ऑफ राइटिंग डालोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने वही अप्रूवल फॉर 4 डे ट्रिप, तो वो आप मेंशन करोगे। फिर आप पैराग्राफ के अंदर जो अपनी डिटेल्स देनी है सेकंड वाले में दोगे, फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट लाइन इलाबोरेट करोगे। रूल आपका वही रहेगा जो लेटर में था, सब्जेक्ट लाइन मिनिमम होगी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आप सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा सेंटेंस की शक्ल दोगे, हेलो हाय करके, भाई वो ये वो। उसके बाद आपने फिर अपना जो डिटेल में पर्पस है वो बताना है। मेमो जो है ना वो लेटर से भी ज्यादा कंसाइज होता है, टू द पॉइंट बात की जाती है। और उसके अंदर अगर आप अगले बंदे का हाल वाल नहीं पूछ रहे हो तो वो अगला बंदा ज्यादा, क्योंकि मेमो की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने फौरन ही मुद्दे के ऊपर आना होता है। आई होप दिस मेमो फाइंड यू वेल, ये वाली चीज जो है ना वो मेमोस के अंदर नहीं आती, ये ईमेल्स और लेटर्स में आप डाल सकते हो। आप स्टार्ट ही अपना मेन मुद्दे से पकड़ते हो इंट्रो में, सर्कुलर में। रिक्वेस्ट फॉर एक्शन अगर आप चाह रहे हो, तो अगर कोई एक ही काम चाह रहे हो तो वो लेटर की तरह ही सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में डाल दो। आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस चाह रहे हो या मल्टीपल चाह रहे हो कि अगला बंदा या डिपार्टमेंट काम करे, तो फिर आपने एक नया पैराग्राफ तीसरा बनाना होगा जो कि रिक्वेस्ट फॉर एक्शन वाला हो। कोई आय चाहिए, काम चाहिए, ये इतनी मुद्दत तक हो जाए, अप्रूव कर सकोगे, ये काम हमने 5 लाख के अंदर 2 लाख के अंदर करना है, क्या ये मुमकिन हो सकता है, या इससे कम हो बेशी करनी। अगर आपने ज्यादा लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शंस देनी है, ऑप्शंस देनी है कि ये कर ले या वो कर ले, तो फिर आप थर्ड पैराग्राफ बनाओगे। अगर कोई एक आपने कोई उनको देनी है तो फिर आप सेकंड पैराग्राफ के लास्ट वाले सेंटेंस में ही उसको मेंशन कर दोगे, और उधर ही आप वर्ड रिगार्ड्स लिखकर या थैंक्स लिखकर अपना एंड कर दोगे सेकंड पैराग्राफ के एंड में। एक लाइन छोड़कर भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एंडिंग डज नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कोई रिगार्ड्स नहीं, आई होप यू हियरिंग फ्रॉम यू, आई होप फॉर अ क्विक रिप्लाई, इस तरह की कोई सेंटेंस आपने लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ वो मेंशन है तो मैंने पहले बात की थी कि अगर आपको साइन की जरूरत पड़ती है तो आप जहां रिगार्ड्स या थैंक्स लिख रहे हो एंड ऑफ द पैराग्राफ में, तो उसके नीचे आप अपना साइन कर सकते हो, या आप ऊपर जो अपना नाम आपने मेंशन किया हुआ था उसके आगे आप अपना साइन कर सकते हो, ऊपर या फिर आप नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे करो। कंफ्यूजन इन मेमो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन इन मेमो? नहीं, फिर सर्कुलर लिखेंगे, वो भी सर्कुलर होता है। मेमो जो है ना वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। अब वो आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन से अगर हमने मुखातिब करना है, सीईओ है, कोई अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो वो फिर आप मेमो नहीं करोगे, फिर आप सर्कुलर करोगे। अगर आपने एक डिपार्टमेंट करनी है, बाकी डिपार्टमेंट्स का ऐसा उनसे कोई लेना देना नहीं है मेरी कंपनी का, तो फिर हम मेमो करेंगे। लेकिन अगर सारे डिपार्टमेंट्स को मैंने लेकर साथ में चलना है और कोई इन्फो शेयर करनी है, तो खुदा ना खास्ता अगर हम अपनी कंपनी बंद कर रहे हैं तो
अकाउंट या आईटी डिपार्टमेंट को तो नहीं बताएंगे, वे तो सारों को ही बताएंगे, या एक्सपैंड भी फॉर दैट मैटर अगर कर रहे हैं, एक और ब्रांच खोल रहे हैं या मुल्क से बाहर या शहर से बाहर खोल रहे हैं, तो सारी और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप सर्कुलर करोगे, नॉट द मेमो। गुड क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू द ईमेल। ईमेल तो आप लोग ने आई कैप को तो की हुई है ना सारे बच्चे? किस किस का ईमेल आईडी है? गुड। लेटर और ईमेल के ऊपर ज्यादा प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। सर्कुलर और मेमोज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेंगे कि उधर अंदर यूज होते भी हैं कि नहीं होते। लेटर राइटिंग और ईमेल, क्योंकि आजकल डिजिटल और उसका इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, तो डेफिनेटली होगी। ओके, ईमेल आईडी किस किस बच्चों की है? सॉरी, आप लोगों ने हैंड रेज किया था। सारों की होगी ना, क्योंकि आई कैप को वो कंसिडर करना पड़ता है। की भी किस किस ने ईमेल किसी को कभी? ओके, आजकल व्हाट्सएप के जमाने ने ना ईमेल को भी पीछे छोड़ दिया हुआ है। ओके, ईमेल का कुछ लेआउट ऐसा होता है, अभी हम आगे चलते हैं कि क्या है। फॉर्मेट है वो मेमो से भी छोटा है। तीन चीजें लाजमी है इसमें: भेजने वाला, रिसीवर एंड सब्जेक्ट लाइन। फ्रॉम किसकी तरफ से जा रहा है, टू ये ईमेल, और सब्जेक्ट लाइन। ये तीन बेसिक चीजें, इसमें डेट नहीं होती। डेट ऑटोमेटेड होती है। जब आप ईमेल किसी को सेंड करते हो तो उधर से खुद ही डेट आ जाती है, तो डेट का ऑप्शन यहाँ नहीं होती है। फ्रॉम, टू एंड सब। अब एक्चुअल ईमेल की अगर हम बात करें, तो जब हम अपना लॉगिन करते हैं जीमेल वगैरह से या हॉटमेल से या कहीं से भी, तो आपका एक इंटरफेस इस तरह का खुलता है जिसके अंदर ये ऑब्वियसली ये जगह तो ब्लैंक ही होती है, यहाँ आपने ईमेल लिखनी होती है। ये पूरा इंटरफेस कुछ इससे मिलता जुलता आता है, जिसमें ये टू, ये सब बॉक्सेस वगैरह सब बने होते हैं। और क्योंकि आपने अपनी आईडी से लॉगिन किया होता है, तो आपका भी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ आया हुआ होता है। आपने सिर्फ रिसीवर को यहाँ क्लिक करके, रिसीवर जो आपका है उसका आपने ईमेल आईडी टाइप करना होता है। लेकिन अगर हम पेपर की बात करें और आप लोगों को पेपर में ईमेल आ जाती है लिखनी, तो उस सिचुएशन के अंदर तो उन्होंने आपको सिर्फ एक ये, वहां तो वो बना के नहीं दे सकते आपको एक इस तरह का पेज, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि जब आप प्रैक्टिस भी हम लोग इस चीज की करेंगे कि जब वहां आप ईमेल लिख रहे हो, तो आपको ये फ्रॉम का वर्ड भी लिखना। फ्रॉम का वर्ड लिखोगे, उसके आगे आप अपनी एक फेक आईडी बनाओगे। फिर एंटर दबा के टू का वर्ड लिखोगे, जिसको भेजनी है उसकी फेक आईडी बनाओगे। देखने में अगेन एड्रेस की तरह रियल लगे कि अगर सादिया शेख भेजने वाले हैं तो sadiasheikh@gmail.com कर दो, या sadia@gmail.com कर दो। 1 2 3 वाला नहीं करो। जैसे ABCXYZ एग्जामिनेशन हॉल नहीं कर सकते हो, तो इस अगर बना भी रहे हो तो वो रियलिस्टिक है। टू की भी बनाओगे, फ्रॉम की भी बनाओगे, सब्जेक्ट लाइन ऑब्वियसली अपने पास से ही लिखोगे। तो वहां आपको ये चीजें खुद लिखनी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपने डियर जो भी जिसको भी मुखातिब कर रहे हो वो लिखकर और अपना ईमेल स्टार्ट कर देंगे। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी? अभी हम CC और BCC पे आते हैं। नो, क्लियर नहीं है? जैनब क्लियर नहीं है, या नो किस चीज पे कहा था बेटा? मैं मेमो के सेंडर, रिसीवर और डेट सब्जेक्ट पेज के राइट साइड पे लिखना है या लेफ्ट? लेफ्ट पे बेटा। एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, एवरीथिंग दे वांट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फॉर एवरी टास्क, राइटिंग टास्क, चाहे वो ऐसे हो जाए, चाहे लेटर हो जाए, मेमो हो जाए, सर्कुलर हो जाए, रिपोर्ट राइटिंग हो जाए, प्रेसी राइटिंग हो जाए, सब कुछ आपका वो लेफ्ट हैंड साइड से मांग रहा है। जैनब आपने नो किस चीज पे किया था बेटा, वो मुझे मेमो में कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, ओके। अच्छा जी, एनक्लोजर किन किन बच्चों को याद है क्या था? कि जब अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपने साथ में, जिसमें हम उर्दू में बोलते हैं लगाना हो, तो फिर हम लेटर्स के लिए एनक्लोजर का वर्ड यूज करते हैं। ईमेल्स के लिए उसी नौयत के लिए अटैचमेंट का वर्ड यूज होता है। आजकल के जमाने में अटैचमेंट का वर्ड हम लोग लेटर के साथ भी यूज कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली लेटर्स के साथ एनक्लोजर का वर्ड यूज होता है या एनक्लोज का वर्ड यूज होता है, और ईमेल्स के साथ अटैचमेंट का। लेकिन आजकल आप सुनोगे लेटर्स के साथ भी लोग यही कह रहे हैं
या इवन फाइल के साथ अटैच कर देना, तो मतलब वही होता है उसका कि एनक्लोज कर देना, लेकिन एनक्लोज शायद मुश्किल वर्ड लगता है, तो ज्यादातर ये अटैचमेंट ही हमारा यूज हो रहा है। तो क्या होता है कि आपने अब कोई ईमेल किसी को की है, जॉब के लिए की है फॉर दैट मैटर, अब अपना रेज्यूमे साथ में देना चाह रहे हो ईमेल के थ्रू, तो अब इधर तो रेज्यूमे को कॉपी पेस्ट करोगे नहीं, तो ऐसे में अटैचमेंट के बटन को क्लिक करोगे, और जहां आपके सिस्टम के अंदर जब आपका रेज्यूमे जहां सेव किया हुआ होगा आपने, उस फाइल को ओपन करोगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका वो लिखा हुआ आ जाता है कि आपका रेज्यूमे या जो भी XYZ फाइल है वो आपकी अपलोड हो गई है, इस ईमेल के साथ चली जाएगी। तो वो आपने कंफर्मेशन करनी होती है कि वेदर अटैच्ड और नॉट, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली पेपर में तो आपके आ भी सकता है, वैसे आपको ट्विस्ट एंड टर्न करने के लिए कि वो ईमेल आपको इस तरह की दें कि जी लेटर में एनक्लोजर कर दिया कि जी इस एप्लीकेशन के साथ जो है ना 2 डॉक्यूमेंट्स भी साथ में एनक्लोज कर देना, तो ईमेल में भी वो आपको ऐसी फेक में भी कह सकते हैं कि जी फलाने बंदों को ईमेल लिखे, जॉब वाले ही लिख दो चलो, और साथ में जो है ना अपने रेज्यूमे आप अटैच कर दें। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अटैचमेंट का वर्ड फिर आपको वहां लिखना पड़ेगा, और फिर आप अपना एक रेज्यूमे जो मेंशन अटैच करोगे वहां बीच में यहाँ मेंशन करोगे कि आई हैव एनक्लोज या आई हैव अटैच्ड माय रेज्यूमे विद दिस ईमेल। ओके, नाउ कमिंग टू द CC एंड BCC। CC कॉपी। अब आप ईमेल का ही होता है कि आप सिर्फ एक सेंडर को नहीं, आप मल्टीपल सेंडर्स को वो सेम ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। अब CC अगर आपने करनी है, जैसे इन दोनों के दरमियान अगेन कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे ये ईमेल पहुंचनी चाहिए, आप दोनों आपस में बातचीत करते रहो, ये मिस्टर अली है, ये मिस्टर फरहान है, आपस में करते रहो, लेकिन मुझे CC रखो। तो ये CC और BCC क्योंकि ऑप्शनल होते हैं, तो यहाँ किसी भी असली वाले ईमेल के अंदर यहाँ बने बनाया उनके बॉक्सेस नहीं आते, क्योंकि वो डिफॉल्ट तो है ही नहीं, वो तो ऑप्शनल है, चाहिए तो क्लिक करो हम बॉक्स दे देंगे वो कहते हैं। तो जैसे ही आप इसको CC को क्लिक करोगे, तो वो इस लेफ्ट हैंड साइड पे वर्ड CC लिखा आ जाएगा, 2 एब्रीविएशन, और इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है, डाल दो इसके अंदर, क्लिक कर दो किसको CC करना है, तो उस इंसान का ईमेल आईडी आप यहाँ डालते हो, मेमो के अंदर उस इंसान का नाम डालोगे, और ईमेल के अंदर उस इंसान की ईमेल आईडी डालोगे, उसका पता, ताकि वो ईमेल वहां पहुंचे। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर BCC करना है, BCC क्या होती है? कार्बन कॉपी एक ऐसी चीज होती है कि ये मिस्टर खान है, ये मैं सादिया हूँ, तो मिस्टर खान ने मिस्टर सुहेल को जो ईमेल की है वो मुझे उन्होंने CC किया है, तो इनको दोनों को पता है कि सादिया शेख साथ में CC हैं, ये सादिया शेख को भी गई है ईमेल। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी एक चीज होती है कि आप इनको भेज रहे हो, लेकिन मुझको और इनको सवाए सेंडर के किसी को नहीं पता कि ये इनको भी जो है ना वो ईमेल गई है, आप एक अंधेरे में रखते हो। वो ब्लाइंड का मतलब क्या है? नजर ना आना। तो हम दोनों जो है रिसीवर्स, हम दोनों को नहीं पता कि सेंडर ने चुपके चुपके इनको भी जो है ना वो ईमेल जो है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखा। वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि भी मैं तो एक सीनियर पोजीशन पे हूँ ही, चलो मैं इनको लीड कर रही हूँ, मेरा डिपार्टमेंट है, ये CEO है या मेरे भी सीनियर है, इन्होंने कहा हुआ है कि हर ईमेल जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इधर से उधर जाए, मुझ तक वो खबर पहुंचनी चाहिए, मैं पढ़ू ना पढ़ू मेरे पास वो ईमेल होनी चाहिए, मगर वो छुपी हुई होनी चाहिए। तो फिर ऐसी सिचुएशन में सर्टेन लोगों को पता कि हमने किसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखना है, ताकि इन दोनों को तो पता है कि मैंने बस इन दोनों के साथ ही की हुई है, लेकिन असल में मैंने तीसरे बंदे के साथ भी की हुई है जो कि किसी और को नहीं पता होता। तो कार्बन कॉपी में भी आप मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हो, सादेशे को कर लिया, XYZ को कर लिया, ABC को भी कर लिया। BCC में भी आप मल्टीपल लोगों को सेंड कर सकते हो। बॉस है, ये भी एक बॉस है, ये भी एक बॉस है, इन तीनों ने कहा हुआ है कि हर ईमेल हम तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी मेंबर को पता ना चलना चाहिए कि हर ईमेल हम तीनों तक भी पहुंच रही है। तो आप फिर तीनों के BCC का ईमेल आईडी को ऐड करो। मल्टीपल लोगों को कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ एक बॉस को कर सकते हो, कि दूसरी ईमेल में फिर एक दूसरे बॉस को करोगे, एक ही ईमेल में आप मल्टीपल लोग कार्बन कॉपी में भी रख सकते हो, मल्टीपल लोगों को CC में भी रख सकते हो। क्लियर है? लेकिन मुखातिब जब आप कर रहे हो किसी को, वो सिर्फ आप डियर अली ही लिखोगे अगर आपने टू में अली लिखा हुआ है। जिसको टू में लिखा है मुखातिब आपने यहां उसी इंसान को करना। आप यहां मेरा नाम नहीं ले सकते, यहां आप उन ब्लाइंड कार्बन कॉपी का तो खैर ले ही नहीं। यहां आपने सिर्फ उस इंसान को मुखातिब करोगे जिसको आपने डायरेक्टली ईमेल भेजी है। मुझे तो वैसे ही साथ में रखा हुआ है ना,
इनको तो छुप छुप के साथ में रखा हुआ है। मेजर ईमेल किसको जा रही है? मिस्टर खान को, इस सिचुएशन के अंदर मिस्टर अली को। तो यहाँ जब हम मिस्टर अली की ईमेल आईडी लिखेंगे तो एड्रेस हमने या मुखातिब हमने ईमेल में मिस्टर अली को ही करना। इधर तक क्लियर है? yes. अब वही रूल है आपका ईमेल में भी, लेटर का 2 पैराग्राफ्स मिनिमम होनी चाहिए। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, जो आपने यहाँ सब्जेक्ट लाइन के अंदर लिखा हुआ है उसी को आप इंट्रो के अंदर थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे, डिटेल्स सेकंड पैराग्राफ में दोगे। थर्ड पैराग्राफ की अगर जरूरत है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की, कुछ चार एक्शन वो हो, तो थर्ड पैराग्राफ बनाओगे, वरना सेकंड पैराग्राफ में कोई एक आध इंस्ट्रक्शंस देनी है तो सेकंड पैराग्राफ के एंड में ही दे दोगे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, रिगार्ड्स का वर्ड या बेस्ट रिगार्ड्स या सिंसियरली समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद अपना फुल नेम। यूजुअली ईमेल्स के अंदर भी मेमो की तरह साइंस नहीं होते, लेकिन जैसे कभी कभी ऑथेंटिसिटी की जरूरत होती है, तो कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस ये होते हैं कि ईमेल्स में भी साइंस की जरूरत होती है, लेकिन ईमेल के अंदर हम हाथ से साइन कर नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा डिजिटल साइन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में सेव होता है। ऐसे में हम रिगार्ड्स के एस के पास कर्सर रखेंगे, 2-3 दफा एंटर दबाएंगे, रिगार्ड्स और इमरान में स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और उस स्पेस के ऊपर हम अपने कर्सर को रखेंगे और वहां उस फाइल को डाउनलोड करेंगे जहां हमारे किसी डेस्कटॉप के ऊपर या किसी फाइल में हमारा डिजिटल साइन जो है वो पड़ा हुआ था। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे, फाइल को डाउनलोड करोगे, तो वो उस जगह पे रिगार्ड्स और इमरान जावेद के बीच में मेरा वो डिजिटल साइन आ जाएगा। क्लियर है? गुड है। अच्छा, एक और चीज, कभी कभी जैसे मैं अभी यहाँ अपनी बात करूं कि मैं सीएफई में जैसे काम करती हूँ, सीएफई वालों ने अगर मुझे कोई मेरा पर्सनल यानी कि सीएफई का प्रोफेशनल ईमेल आईडी दिया हुआ एक, के जी सादिया शेख @cfe.edu.pk और समथिंग लाइक दैट, तो इस सिचुएशन में जब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको ईमेल आईडी अवॉर्ड किए जाते हैं, तो एक है कि जैसे हमने हेडर की बात की थी ना, ऊपर लोगो एंड ऑल दैट, तो ईमेल्स के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आपके लोगो या फुटर्स बने हुए आते हैं कि जिसके अंदर सीएफई का लोगो होगा, सीएफई का नाम होगा, सीएफई की जो भी ब्रांचेस हैं वो सारी डिटेल कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगी, नीचे मेरा नाम भी ऑलरेडी होगा और मेरी जो डेजिग्नेशन सीएफई में वो भी मेंशन होगी। तो वो एक टेम्पलेट बना हुआ, मैं जैसे ही जीमेल लगाऊंगी, वो इनका सीएफई का लगाऊंगी अकाउंट, तो ये ब्लैंक होगा पेपर, लेकिन नीचे सारी डिटेल्स दी हुई होगी, सीएफई का लोगो और सारी डिटेल्स, मेरा नाम एंड ऑल दैट। अब मैंने क्या करना है, यहाँ मिस्टर अली को अगर लिखना है तो मैंने इधर और डियर मिस्टर अली लिखना शुरू कर दूंगी, नीचे मेरी इंफॉर्मेशन सारी दी गई है। लेकिन वो हर लोगों को नहीं दी जाती ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो थोड़ी हायर पोस्ट पे होते हैं उनको ये डेजिग्नेटेड ईमेल आईडीज भी दी जाती है और डेजिग्नेटेड नीचे फुटर्स भी दिए जाते हैं। नॉट एवरी एम्प्लॉय गेट्स दैट बेनिफिट, लेकिन ये चीज होती भी है कि आपको ऑटोमेटिकली आपकी सारी इंफॉर्मेशन नीचे होती है। कुछ लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देते हैं, मेरा अगर है नंबर मैंने डलवाना है माइंड, वो आपसे पूछ लेंगे, मेरे नाम के साथ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा। तो वो सारी चीजें आपकी जितनी भी आपने डिटेल्स डालनी है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे मेंशन होती है ईमेल में। पेपर के साथ साथ थोड़ी सी वो रियल लाइफ में भी जो होगा वो भी मैं समझाने की कोशिश कर रही होती, ताकि एकदम वहां ना हो जाओ कि ये क्या बना हुआ था, पढ़ा तो नहीं था। इसलिए माइंड में रखो, ये जो बुक्स के अंदर चीजें लिखी हुई हैं वो लिमिटेड, जस्ट आप समझो कि आपको अभी इन चीजों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसके आगे काफी डिटेल्स हैं जो कि जब जाओगे प्रैक्टिकली काम करोगे तो साथ साथ में समझ आता रहेगा, लेकिन बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ईमेल में बेसिकली चीजें क्या होती हैं। Email is written message exchange between specific individuals or group of people through internet। जारी बात है, आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो आप सकते हो ना, सामने वाला वो रिसीव कर सकता है। टेक्स्ट मैसेज के साथ आप कोई भी चीज अटैच कर सकते हो, आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि रेज्यूमे की शक्ल में मैंने एग्जांपल दिया था, कोई इमेज करना है, कोई फाइल करनी है, इन द सेंस कोई वीडियो करनी है, कोई ऑडियो करनी है, तरह की भी फाइल्स आप लोग जो हो वो अटैच कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी मूवी अगर करना चाह रहे हो तो वो एक लिमिटेशन होती है उसकी ना, कि फॉर एग्जांपल अब मेरा बैग है, इसके अंदर मैं जो हूँ ना वो एक तकिया नहीं डाल सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, नहीं आएगा ना, आधा पना आएगा, वो जिप बंद नहीं होगी। अब जैसे लैपटॉप भी डाला हुआ है तो जिप बंद नहीं हो रही, तो इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि सर्टेन एमबीज और केबीज वगैरह होते हैं कि इतनी फाइल
सकते हो, वरना अगर आपने बड़ी फाइल ईमेल के थ्रू करनी है तो फिर जो गूगल ड्राइव है या इस तरह की ड्राइव्स है उनके थ्रू आप सेंड कर सकते हो। तो ये माइंड में रखिएगा कि ईमेल की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उससे ज्यादा हैवी फाइल्स या इमेजेस वो आपको जो है वो अटैच नहीं करेंगे, वो आपको एरर दे देंगे कि जी ये आपकी फाइल बहुत बड़ी है तो हम उसको अटैच नहीं कर सकते। ईमेल्स आर यूज्ड फॉर फॉर्मल एंड दोनों के लिए यूज होती है, प्रोफेशनल लेवल पे भी आप कर सकते हो और पर्सनल लेवल के ऊपर भी आप कर सकते हो। फ्रेंड को करनी है, कजन को करनी है तो ईमेल कर सकते हो। प्रोफेशनली क्लाइंट्स को करनी है, इंटरनल कम्युनिकेशन में करनी है तो भी आप ईमेल्स को यूज कर सकते हो। जैसे अभी आप लोगों ने आईकैप को भेजा तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने ईमेल का यूज किया था। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए यूज हो सकती है। अपने कलीग को ईमेल करनी है, बॉस को करनी है, या अपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो तो उनके साथ भी बातचीत करनी है तो आप एक्सटर्नल की ईमेल यूज होती है या हो सकती है। राइट इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट लाइन टू एंगेज रीडर्स अटेंशन। जब हम ईमेल रिसीव करते हैं तो जब हम अपना लॉगिन करते हैं ना, ईमेल का एक वो खुल जाता है कि जी 10 ईमेल आ जाएंगी, 15 आएंगी है, वो ईमेल हमें नजर नहीं आ रही होती, हमें सेंडर का ईमेल आईडी या नाम नजर आ रहा होता है और साथ में सब्जेक्ट लाइन नजर आ रही होती है। तो अगर सब्जेक्ट लाइन हमारी ब्लैंक होगी या सब्जेक्ट लाइन हमारी सिर्फ हाय लिखा हुआ होगा तो उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी उस हाय वाले को, रादर देन कि कोई सब्जेक्ट लाइन में कोई ऐसी प्रोमिनेंट चीज होगी, ठीक है, कि फिर मैं उसको एंगेज करूंगी। इवन दो अगर तरफ से भी मुझे आएगी उसमें हेलो हाय लिखा होगा तो मैं शायद उसको ना देखूं, लेकिन सीएफई की तरफ से ही अगर मुझे कोई ईमेल आई हुई है सैलरी की, फॉरेन कीवर्ड ऐसा आ गया, मैं कहूंगी सैलरी को खोल के तो देखें पता नहीं मेरी कार्ड दी है भेजी है कि नहीं भेजी है, तो वो अट्रैक्ट करेगा ना आपको। तो सब्जेक्ट लाइन आपकी ईमेल की इस तरह की होनी चाहिए कि अगला बंदा उसको इंपॉर्टेंस देके खोले तो सही, राधे वो बाद में देख लूंगा इसने दया में भेजी होगी, काम की बात भी तो हो सकती है, वो तो खोलेंगे तो पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट चीज थी। सब्जेक्ट लाइन ही हमने थकी हुई बनाई हुई हो तो अगला बंदा शायद इसको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा। तो आपकी रिसीवर की अटेंशन को ग्रैब करना चाहिए उसको। सूटेबल सैल्यूटेशन होना चाहिए। एंड अप्रोप्रिएट सिग्नेचर फॉर क्लोजिंग, अगर जरूरत आपकी सिग्नेचर की है तो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच कौन सी यूज करनी है, ईमेल में अच्छी बुरी खबर दे रहे हो, सैडनिंग न्यूज है वो हमने किया था, वो आपने माइंड में रखनी है। अगर कोई अटैचमेंट साथ में दी है तो वो आपने बॉडी पैराग्राफ करनी है कि इस ईमेल के साथ में फलाना फलाना डॉक्यूमेंट या फलानी फलानी फ्लाई फाइल या फलाना फलाना ऑडियो या वीडियो करना। जरूरी नहीं होता, अगर करो तो इफ एनी इस वजह से यहाँ मेंशन है कि अगर कर रहे हैं तो आपने मेंशन करना, अननेसेसरीली अटैचमेंट मेंशन नहीं करोगे। अच्छा ये कुछ एक दो मैंने लिंक्स शेयर किए थे, इन केस इफ यू गाइस वांट टू क्लिक देम थोड़ा सा और समझने या पढ़ने के लिए, तो ये क्लिकेबल हैं। अदर देन योर बुक्स, कुछ बच्चों को शौक होता है तो मैं रिसोर्सेज डाल देती हूँ। ओके, कोई कंफ्यूजन ईमेल मेमोज को लेकर अभी तक के लिए क्लियर है? जब हम प्रैक्टिकली उसको टाइप करेंगे कुछ अगर नहीं भी समझ में आएगा तो देर एंड देन उस वक्त हम उस चीज को रिवाइज करते जाएंगे। ओके, चैप्टर नंबर 2 भी आपका एंड हुआ। जी Zainab, do you have anything to say? मोहम्मद उस्मान, सर्कुलर में, सर्कुलर में ये है, ये कितने सारे है। सर्कुलर में क्या कंफ्यूजन है। काइंडली टाइप योर मैसेजेस इन इंग्लिश, रोमन उर्दू नहीं समझ में आती मुझे, एंड आई डोंट अप्रिशिएट टाइप टेक्सटिंग इन रोमन इंग्लिश ब्रदर। सर्कुलर पे जाते हैं हम। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, जो आप लोगों का बिजनेस रिपोर्ट का चैप्टर है ना, वो आप वो वाली रिपोर्ट जो सारा पढ़ोगे वो पेपर में नहीं आनी, लेकिन फिर भी हमें पढ़नी है। रिपोर्ट आएगी आप लोगों को शॉर्ट, जो कि हमने
फिर रिपोर्ट थर्ड चैप्टर करने के बाद हम रिपोर्ट राइटिंग पे आएंगे जो एक्चुअली हमारे पेपर में आनी है। लेकिन थर्ड चैप्टर को हम इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आर्टिकलशिप में अगर और ऑफिस के अंदर जब बड़े हो जाओगे मजीद रिपोर्ट बनानी पड़ी। Is it given in question or not? क्वेश्चन में इतनी लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई होती, देयर एंड देन यू नीड टू मेक अप अ स्टोरी। गुड क्वेश्चन वैसे, बिकॉज मेमो या सर्कुलर्स जो है वो यूजुअली उनकी जो डिफॉल्ट समझ लो या यूजुअल लेंथ ऑफ जो डॉक्यूमेंट है वो शॉर्ट ही होती है, टू द पॉइंट अब बात करते हो। वर्ड्स अगर हमें पेपर के लिए चाहिए हैं तो उसमें फिर यू नीड टू ऐड इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली रिलेटेड रेलेवेंस हो बाय स्टोरी। आई डिड नॉट मीन कि कोई भी स्टोरी लिख दो। स्टोरी से मुराद था कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि कहानी बनानी पड़ेगी, बातें बनानी पड़ेंगी जो कि रेलेवेंट हो और टू द पॉइंट हो, हमारे टॉपिक से रिलेटेड। कंप्लीट द 150 वर्ड्स। ये जब आप लोग लिखोगे ना, टाइपिंग करोगे तो आपको बेहतर तौर पर आइडिया होएगा कि अब ये टू द पॉइंट भी बात करनी है और मगर 150 वर्ड भी पूरे करने हैं, तो फिर अब हम कैसे करें। फिर ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू कम अप विद आइडियाज एंड पॉइंट्स कि मैं कैसे इसको 150 तक कंप्लीट करूंगा। तो सॉरी, ये आप लोगों को नजर नहीं आ रहा हो, पढ़ लिया ये वाला। अच्छा, अब अगर आप जाते हो ऑल एम्प्लॉइज, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ऑल एम्प्लॉइज का मतलब यहाँ ये नहीं है, और कंपनी का नाम क्या है, APCI लाहौर, है ना। अब अगर तो ऑल एम्प्लॉइज APCI को लिखा होता तो फिर तो इसका मतलब कि उस कंपनी के ऑल एम्प्लॉइज की बात हो रही है। यहाँ वो मुखातिब कर रहे हैं ऑल एम्प्लॉइज ऑफ फाइनेंस डिवीजन। अब जैसे हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है CFE में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, एकेडमिक डिपार्टमेंट हमारा अलग है जहाँ टीचर्स की फैकल्टी वगैरह है, तो वो एम्प्लॉइज को एड्रेस कर रहे हैं सिर्फ फाइनेंस डिवीजन की, वो पूरी कंपनी के एम्प्लॉइज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि EMI या रीजन किसी एक खास ब्रांच की बात हो रही है। जैसे हमारी 2 ब्रांचेस हैं, तो यहाँ भी अगर आपका IT डिपार्टमेंट अलग है, उधर भी IT डिपार्टमेंट अलग है क्योंकि वहां भी लैब है, इधर भी लैब है, तो वो बात करें कि हम इस रीजन की या इस ब्रांच की बात कर रहे हैं, हम XYZ जो हमारी एक और ब्रांच है उसके फाइनेंस डिवीजन की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने सीधे सीधे अल्फाजों में यहाँ बता दिया कि हम डिवीजन के एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं और कौन से रीजन या ब्रांच के उस जो है ना वो डिपार्टमेंट की या डिवीजन की बात कर रहे हैं। डिवीजन का मतलब है यहाँ डिपार्टमेंट, कुछ लोग डिवीजन लिखते हैं, कुछ लोग डिपार्टमेंट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट लाइन है ये आपकी जो बोल्ड में लिखी हुई है, एनुअल प्रमोशंस। कि अब ये सर्कुलर जो है वो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि वो बताया जा रहा है कि एनुअल हो रही है। कोई डिटेल इसमें नहीं मेंशन है टॉपिक में कि किसकी हो रही है, कितनी, कौन से मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना रहे हैं कि असिस्टेंट मैनेजर से जनरल मैनेजर बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, सीनियर मैनेजर बना रहे हैं, वी डोंट नो दैट। सिर्फ प्रमोशन हो रही है एनुअल, ये मेंशन है। उसके बाद अब नीचे उन्होंने एड्रेस किया हुआ है डियर कलीग्स, यानी कि जिन करें, और वो कलीग्स क्या है, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनको वो कलीग्स के तौर पर मुखातिब कर रहे हैं। कोई उसमें सीनियर भी हो सकता है, कोई उसमें जूनियर भी हो सकता है। इट इज अ ग्रेट able to announce the annual promotion of employees to manager grade with immediate effect। अब यहाँ एनुअल प्रमोशन थी और उसी को हमने एक जुमले में इंट्रो दे दिया बस। किसको कर रहे हैं, कब से कब तक कर रहे हैं, कोई डिटेल हमने नहीं बताई है, कितने लोगों को कर रहे हैं, सारों को कर रहे हैं। वो अगला बंदा समझेगा कि ऑल एम्प्लॉइज है तो शायद सारों को ही कर रहे हो। अभी हमने कोई डिटेल इंट्रो में नहीं दी है। जो आपका सब्जेक्ट लाइन है उसको थोड़ा सा इलाबोरेट किया जैसे हम लेटर्स के अंदर करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक लाइन छोड़ी है, नाउ दैट पर्सन हैज स्टार्टेड ऑफ अनदर पैराग्राफ। दीज प्रमोशंस रिफ्लेक्ट द sustained high standards of work and achieved in what has been challenging year of the company। अब यहाँ उन्होंने बताया कि हम कर रहे हैं, पहले बताया प्रमोशंस कर रहे हैं, फिर बताया है कि क्यों प्रमोशंस कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट इसी के साथ इंक्लूडेड है। अब वो बता रहे हैं कि हम किन किन की प्रमोशन कर रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 लिखा हुआ है। एक्चुअल सर्कुलर के अंदर इंसानों का नाम लिखा होगा यहाँ कि जी फाइनेंस डिवीजन के तो हैं ये सारे एम्प्लॉयज चारों, मिस फलाना, मिसेस फलाना, मिस्टर फलाना, समथिंग लाइक दैट। तो एक्चुअल नाम यहाँ मेंशन करेंगे कि इन 4 लोगों की प्रमोशन की जा रही है फ्रॉम
certain designation to certain designation. Join me in congratulating these employees and wishing them success and all. और उसके बाद आपका regards, signature and the designation of the person. यहाँ me जो है वो सिर्फ उन्होंने अपना designation mention करना है, यहाँ वो अपना नाम नहीं बताएंगे। इधर तक क्लियर? कोई इसको समझने में प्रॉब्लम तो नहीं आई? लेकिन ये 150 वर्ड्स का नहीं, ठीक है। अब यही सिचुएशन मैं पहले जब सर्कुलर बच्चों को देती हूँ ना, तो एग्जैक्टली यही टॉपिक देती हूँ कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन अब इसको 150 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है हमने। तो अब ऐसे में यहाँ तो उन्होंने ब्रीफली बता दिया ना कि हाई स्टैंडर्ड्स उन्होंने काम किया था, तो यहाँ हम थोड़ी सी बहुत डिटेल्स कर सकते हैं। हम 4 एम्प्लॉइज से फॉर एग्जाम्पल 5 एम्प्लॉइज कर देते हैं, चलो हमारे, और यहाँ उनकी मजीद तारीफें कर देते हैं कि उन्होंने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या कारनामा अंजाम दिया था जिसकी वजह से हम इन 5 लोगों को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ जाएंगे। तो वो कहानी डालने का मुराद, मेरा मकसद यही था कि हमने फिर ऐसी सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में उनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा तारीफ करनी है कि कौन से लोगों ने कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, नाम बना लेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, XYZ प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने काम किया था, और फलाने जो टीम ने फलाने प्रोजेक्ट के अंदर काम किया था, और वो 2 महीने में खत्म होना था, उन लोगों ने 1 महीने में खत्म कर दिया, समथिंग लाइक दैट। आप 4 5 6 अपने सेंटेंसेस डालोगे, आपके नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। तो ये कहानी डालनी है एज लॉन्ग एज रेलिवेंट हो विद द टॉपिक एंड विद द सब्जेक्ट ऑफ द सर्कुलर। गुड। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ सर्कुलर? अलार्म तो नहीं कुछ क्या हमारा? ओके गुड। ये वाला जो सर्कुलर है ये आप लोग का लोगों ने खुद पढ़ के आना है कल, जो लॉन्ग वाला है। अच्छा, आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट नहीं करते, कल करेंगे। आज के लिए इनको इतनी काफी है। अच्छा, बिफोर हम, चलो अभी 5 मिनट हैं, हम इसको तो बंद करते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 ना बच्चा, उसके अंदर हमारा विकैबुलरी का चैप्टर है वो, उसमें से 2 पॉइंट्स ऐसे तो शायद आप लोगों ने पहले ना पढ़े हुए हो। एक फिगर ऑफ स्पीच है, और दूसरा आपका जो है वो इडियम, शायद कुछ बच्चों को या फ्रेजल वर्ब्स का इशू हो सकता है कि ना कभी पढ़े हुए हो। उसके अलावा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और होमोनिम्स, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स के मीनिंग्स वाले, एंटोनिम्स ऑपोजिट वाले। तो बिफोर वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 4, वोकैबुलरी की तैयारी अभी से करना शुरू कर देनी है, एटलीस्ट ऑफ दीज 3 थिंग्स, जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोनिम्स हैं। फर्स्ट प्लेस के ऊपर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को आपने करना है, वो अल्फाबेटिकली उन्होंने दिए हुए। बाय द टाइम हम चैप्टर नंबर 4 पर पहुंचे तो आप लोग काफी हद तक एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को कवर कर चुके हो बुक में से, ठीक है। उसमें स्पीच है और जो इडियम्स हैं वो हम उस पर करेंगे, और छोटे मोटे और टॉपिक्स हैं, फॉरेन लैंग्वेज के, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस एंड ऑल, वो उस पर हम करेंगे। मेजरली आप लोगों ने जो कुछ कवर करना है वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है, क्योंकि वो आपने ही करना है। उसमें ऐसा कोई टीचर की तरफ से या इंस्टीट्यूशन की तरफ से नहीं हो सकता बच्चा ये वो वर्ड है उसका ये मीनिंग ये है, वो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है वर्ड भी और सिनोनिम भी, तो वो बच्चों ने खुद ही याद करना है। अभी बुक के कर लो, बाय द टाइम हमारा सेशन कंप्लीशन की तरफ जा रहा होगा, तो जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि कुछ वोकैबुलरी में आप लोगों के साथ वो भी, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती रही है आई कैप के टेस्ट के अंदर, तो वो एक एडेड इंफॉर्मेशन हो जाएगी, एक एडेड चीज हो जाएगी हमारे पास एक नोट्स की शक्ल में, लेकिन वो बुक में से भी देते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो उस लिस्ट में है जो बुक में है, हम ये नहीं कह सकते कि बुक में से नहीं आएगा और सिर्फ उनमें से आएगा। कभी कभी वो ना बुक में से देते हैं ज्यादा, ना अपने ट्रेंडी वालों में से देते हैं, वो कहीं बाहर से दे देते हैं। तो ये जो विकैबुलरी है ना, दैट इज काइंड ऑफ एन ओपन एंडेड, बिल्कुल कि वो कहीं से भी दे सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड नहीं है विकैबुलरी। ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने 1000 वर्ड्स हमें दिए बुक में तो अंग्रेजी लफ्ज सिर्फ 1000 ही होंगे, अनगिनत वर्ड्स हैं। तो वो अनगिनत वर्ड्स जो हमें बुक में नहीं दिए, कभी कभी वो उसमें से भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दे देते हैं। लेकिन एटलीस्ट हम अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी करें,
में दिए हुए हैं वो, और जो ट्रेंड में चलते आ रहे हैं आईकैप की तरफ से, वो तो तैयार करके रखें, ताकि बाहर से अगर आ गया तो बंदा कहते कि 10 में से अगर कोई 3 बाहर से आ गए तो 7 तो मुझे आते थे, तो मैंने कवर किए हुए थे, 3 उन्होंने बाहर से दे दिए ना, क्या पता 3 में से कोई एक भी हमें आता ही हो, तो फिर सिर्फ 2 को बंदा कहता है कि चलो शायद 2 गलत हो जाएंगे मेरे। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि उन्होंने तो पता नहीं कहाँ से दे देने, तो हम तैयारी ही नहीं करते, तो फिर तो ऐसी सिचुएशन में खुदा ना खास्ता 10 के 10 में गड़बड़ होने के चांसेस है। तो डोंट टेक द वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लाइटली, क्योंकि बाहर से उन्होंने देना है तो हम तैयारी ही नहीं करते। वो आप लोग जो अभी आजकल में ही शुरू कर दो अपना चैप्टर नंबर 4 के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की तैयारी, ठीक है। बच्चे अगर अपने ओन पर अल्लाह भला करे इडियम्स करना चाहते हो, तो वो इडियम्स चैप्टर नंबर 4 में नहीं है। उन्होंने चैप्टर नंबर 4 के में आपको बता दिया कि पेज नंबर 3 नहीं 231 के 232 के ऊपर आपके उन्होंने जो है ना वो इडियम्स दिए हैं, देखना जरा पीछे 231 के 232 लिस्ट दी हुई उन्होंने सारी, 231 ना, तो वहां उन्होंने दी हुई है, क्योंकि वो इतने ज्यादा है, वो चैप्टर नंबर 4 को शायद नहीं बढ़ाना चाह रहे होंगे, तो वो उन्होंने एंड में जो है ना वो अपेंडिसेस में डाल दिए कि वहां से आप लोग तैयारी करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब चैप्टर नंबर 4 खुद से अगर कर लेते हैं कहते हैं मुझे इडियम्स तो है ही नहीं, हम कहाँ से तैयारी करें। मैंने तो नहीं पढ़ी है कि उन्होंने बोला हुआ है कि हमने आगे जाके पेजेस के ऊपर दिए हैं, तो इन केस कुछ बच्चे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कवर कर लो, और इडियम्स अपने ओन पे करना चाह रहे हो तो फिर बैक पेजेस के ऊपर वो अवेलेबल हैं, वरना तो हम क्लास में भी ये करेंगे, क्योंकि ये भी आप लोगों ने बेसिकली खुद ही करने हैं, कि मैंने सिर्फ ये क्लियर करना है कि आपका ये फ्रेजल वर्ब्स या फ्रेज होते क्या है, बाकी तो करना आप लोगों नहीं है। चैप्टर नंबर 4 ज्यादातर स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है करने का, उसके ऐसा लेक्चर्स इतने नहीं होते। ओके चलो आज जल्दी छुट्टी करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है तो आई एम हियर, कोई कंफ्यूजन। आज भी मैंने पेपर को ओपन करने की कोशिश की, आई डोंट नो उन्होंने या तो पासवर्ड चेंज है ये क्या है वो नहीं लग रहा, बट आई वांटेड टू शेयर द पेपर विद यू जी। नहीं ये सर रेफरेंस रेफरेंस कंफ्यूज कर, रेफरेंस आप जब डालोगे जैसे लेटर में अगर आपको रेफरेंस टॉपिक में दिया है ना, तो फिर आप जो वो डालोगे अगर टॉपिक में आपका रेफरेंस है तो सर्कुलर के, अगर रेफरेंस नहीं है तो फिर आप रेफरेंस नहीं डालोगे, नहीं एड्रेस नहीं लिखोगे, क्योंकि आप एज सच किसी को पोस्ट नहीं कर रहे उस चीज को, वो सर्कुलेट प्रिंट करके ना सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो वो आप किसी को पीसीएस या पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको पते की जरूरत नहीं होती है। गुड क्वेश्चन। रिपोर्ट्स को हम कल शुरू करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे कोई मैम नहीं, सब्जेक्ट कंजंक्शन इन लेटर of as a subject conjunction, can you tell something about किस कौन से वाले लेटर में उस्मान सब्जेक्ट कंजंक्शन, कैन यू शेयर अ स्क्रीनशॉट विद मी प्लीज उस्मान, मुझे आपका मैसेज समझ नहीं आया। जी जैनब आपका बेटा लेटर मुझे मिला है, मैंने अभी चेक नहीं किया, मैं इंशाल्लाह चेक करके आपको फीडबैक दूंगी। जो मैंने आप लोगों के साथ इमेजेस शेयर किए थे वो आप लोगों ने पढ़े, उसमें कुछ समझ में आया कि जो रेड से मार्किंग थी वो चीजें कुछ होनी चाहिए थी और कुछ नहीं होनी चाहिए थी, तो वो इस वजह से मैंने शेयर किया, लोगों को आइडिया हो कि हम लोग जब लिखेंगे तो ये चीजें हमने माइंड में रखनी है कि हमसे ये वाली गलतियां ना हो। और दूसरा आप लोगों को एक टास्क ये भी तो आ सकता है एग्जाम के अंदर कि बना बनाया वो ऐसा कोई गलत मुलत लेटर दे दे, ईमेल दे दे, और आपने खुद आइडेंटिफाई करना है उसके अंदर से उसकी वीकनेसेस को। जिन जिन बच्चों ने क्लास फर्स्ट लेसन हमारा लिया हुआ उनको पता होगा कि आपको सिर्फ टॉपिक दे ईमेल या मेमो वगैरह नहीं देंगे, ये भी हो सकता है कि वो बना बनाया सर्कुलर बना बनाया ईमेल या लेटर या मेमो दे दे, और कहेंगे उसमें से आपने वीकनेसेस निकालनी है और आपने फिर उसको दुरुस्त करके रीराइट करना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें आइडेंटिफाई तो हम कर सकें कि कहाँ गलतियां हो रही हैं। अगर आपको पढ़ के ठीक ही लग रहा है कि वो सही है, तो इसका मतलब है कि हमें गलत लग रहा है, क्योंकि जब उन्होंने एक बनी बनाई चीज
कहीं ना कहीं वीकनेसेस और गलतियां होंगी उसके अंदर। एज सब्जेक्ट कंजंक्शन, उस्मान बेटा मेरे साथ शेयर करना, मुझे थोड़ी सी उलझन सी हो रही है कि ओह अच्छा अच्छा। एंड डोंट माइंड माय वो स्टूपिड सी राइटिंग, क्योंकि वो बच्चे जब लेटर्स मुझे भेज देते हैं इमेजेस की शक्ल में, तो फिर मुझे इसको पेन को निकाल कर जो है ना वो लिखना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल। कभी कभी तो मुझे अपनी राइटिंग भी समझ नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी अगर वीक है, तो ना सिर्फ फिर हमें टाइपिंग पे फोकस करना है, ना सिर्फ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे साथ साथ होते रहे, हमें अपनी इंग्लिश को भी इन ही 2-3 महीनों के अंदर इम्प्रूव करना है अनफॉर्चुनेटली। और टाइम ज्यादा नहीं है। एटलीस्ट इतना तो हो कि हम ले लें, और फिर इसकी इम्पोर्टेंस को भी माइंड में रखो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज का बेहतर करना, कि ये सिर्फ पेपर के लिए अगेन पास नहीं करने के लिए मुझे बेहतर करने की 50-60 मुझे मिल जाए। आगे जाके भी जब ईमेल वगैरह और लेटर राइटिंग या किसी तरीके की आपने कभी बोलना लिखना पड़ जाता है, तो वहां गड़बड़ हम नहीं कर सकते अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो अब वक्त आ गया, चाहते वही भी कि ये इंग्लिश लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बहुत सालों से ही है। तो अब इसको बेहतर करने की जरूरत है अगर हमने आगे ग्रो करना है। वरना फिर ना हम बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे, तो हम खुद ही आप समझो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनेंगे। हमारे स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमें कहीं बोलना या लिखना ना पड़ जाए अंग्रेजी, तो हम साइड पे ही बैठे रहेंगे, कोने भी बैठे रहेंगे। ना हम जो है ना लाइमलाइट, ना हमसे कोई बोलने को लिखने को कोई चीज बोले, उनको पता ना चल जाए कि मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं या मेरी समझ अच्छी है, और मैं फौरन चीज को पिकअप कर लेता हूँ, और कल को मुझे ये लिखने को कह दिया उन्होंने अंग्रेजी, तो लाइमलाइट भी हम खुद नहीं आते जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी अंग्रेजी अगर कमजोर है, क्योंकि वो मीन्स ऑफ हमारा है अब कम्युनिकेशन। तो उसको बेहतर करो आप लोग, हम मतलब बच्चे माशाल्लाह बहुत ज्यादा स्किलफुल हो। सिर्फ ये सेटबैक ये है कि हम बचपन से कॉन्सेप्ट शायद हमारे इंग्लिश के इतने क्लियर नहीं किए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो इस वजह से आगे जाके इस एज में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि नई लैंग्वेज या उसको एक सीखी हुई चीज को दोबारा से दुरुस्त करना ज्यादा मुश्किल काम है, एज कम्पेयर टू हम कोई नई लैंग्वेज सीख लेंगे वो ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि जो ऑलरेडी माइंड में इतने सालों से चीजें बैठी हुई हैं, उन कर उनको सही करना बिकम्स मोर डिफिकल्ट, बट करना पड़ेगा। चलो आप लोग छुट्टी करो, हम फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जी, इकोनॉमिक नहीं मेरी तरफ